दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं शब्द शक्ति पार्ट 5। शब्द शक्तियों को लेकर के हम लगातार वीडियो बना रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से उनको समझ पाएँ। स्टेप वाइज स्टेज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि आप अभिधा, लक्षणा, फिर व्यंजना, व्यंजना के भेदों को लेकर के हमने चर्चा की। शाब्दी अर्थी व्यंजना को लेकर के हमने चर्चा की। अब उसकी और चर्चा करते हैं हम। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शब्द शक्ति पार्ट 5, व्यंजना के भेद। भेद, लक्षण, पहचान, चिन्ह, परिभाषा एवं उदाहरणों की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो शाब्दी व्यंजना अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निश्चय 14 आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर किया जाता है। संयोग, असंयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य सन्निधि, वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और काकु, स्वर, विकार आदि के आधार पर तय होता है। शाब्दी व्यंजना के दो भेद हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना अभिधात्मक शब्द पर आश्रित निर्भर, अभिधात्मक शब्द पर आश्रित शाब्दी व्यंजना अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। यानी कि इसके अंदर जो अभिधा वाले शब्द हैं, जो भाव है, जो प्रभाव है, जो अर्थ है, वो प्रमुख रहता है। उस तरह के शब्दों की प्रमुखता रहती है, वहाँ पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण के लिए, चिर जीवो जोरी जुरई क्यों न सन्हे गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। बिहारी का ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। बिहारी के इस दोहे का अभिधेयार्थ है, राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनका गहरा प्रेम क्यों न जुड़े, दोनों में कौन किससे घटकर है। ये वृषभानुजा, वृषभानु प्लस जा बराबर वृषभानु की जाया बेटी राधा हैं, और वे हलधर बलराम के वीर भाई यानी कृष्ण हैं। तो कृष्ण और राधा की जोड़ी क्यों न सलामत रहे, सबसे विशिष्ट और अनूठी रहे, इनमें दोनों में विशेषताएं हैं। किंतु वृषभानुजा एवं हलधर के वीर शब्द अनेकार्थक हैं, अतः उनसे दूसरा और तीसरा अर्थ भी ध्वनित होता है। दूसरे अर्थ में ये वृषभ यानी कि वृषभ प्लस अनुजा यानी कि बैल की बहन यानी गाय, और वे हलधर यानी बैल के वीर भाई यानी कि सांड। तो यहाँ पर एक तरह से गाय और बैल तीसरे अर्थ में ये वृष राशि में उत्पन्न है, और ये शेषनाग के अवतार। तो इस प्रकार से एक ही दोहे में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अनेक अर्थ निकलता हो। तो इस दोहे में वृषभानुजा के स्थान पर राधा एवं हलधर के स्थान पर बलराम शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यह व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा उसका। व्यंग्यार्थ इन्हीं शब्दों के रखने से प्रकट हो रहा है। दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। लाक्षणिक शब्द पर आश्रित व्यंजना लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहलाती है। यानी कि इसमें लक्षणा का विशिष्ट स्थान होता है, लक्षण जो शब्द होते हैं उनका। उदाहरण के लिए, फली सकल मन कामना ल्यूटो अगणित चौन, आजू अचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नयन। इस उदाहरण में लक्षणा के फली का अर्थ है पूर्ण हुई, लूटो का अर्थ है प्राप्त किया, और अचों का अर्थ है देखा। किंतु व्यंजना से संपूर्ण पद का व्यंग्यार्थ है प्रियतम के दर्शन से अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ।
आर्थी व्यंजना, एकार्थक शब्दों का प्रयोग, जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। एकार्थक शब्दों के अर्थ का निश्चय 10 आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर किया जाता है। वक्ता कहने वाला, बोधव्य सुनने वाला, काकू स्वर विकार, वाक्य वाच्य, अन्य सन्निधि कहने वाला और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी, प्रकरण यानी कि प्रसंग, देश काल एवं चेष्टा। उदाहरण, काकू का उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। तुलसीदास जी का ये पद है। सीता राम से कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं, आपके लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे भोग के रास्ते पर चलने को कह रहे हो। यहाँ सीता के कहने के विशेष प्रकार यानी कि स्वर विकार यानी कि काकू के कारण ये ध्वनित हो रहा है कि मैं ही सुकुमारी नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। आप वन जाने के योग्य हैं तो मैं भी वन जाने के योग्य हूँ, मैं राजकुमारी हूँ तो आप भी राजकुमार हैं। अतः मेरा भी वन जाना उचित है, चूँकि इसमें प्रयुक्त सभी शब्द एकार्थक हैं, इसलिए आर्थी व्यंजना है। बहुत स्पष्ट है कि जहाँ पर एक अर्थ की सूचना दी जा रही हो, किसी शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ न निकलते हों और भाव स्पष्ट हो लेकिन व्यंग्यार्थ में लक्षित होता हो, तो वहाँ एक आर्थी व्यंजना होती है। यहाँ इसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। अन्य सन्निधि का उदाहरण है कि एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उससे मिलने को व्याकुल है, पर उसे कोई खबर भी नहीं भिजवा सकती। अचानक एक दिन वह लड़का दिख गया, पर उस समय लड़की की सखी मौजूद थी। लड़की ने होशियारी के साथ अपनी सखी से कहा, क्या बताऊं सखी, दिन भर काम में जुटी रहती हूँ, सिर्फ शाम को थोड़ी फुर्सत मिलती है, तब कहीं नदी किनारे पानी लाने जाती हूँ, पर उस समय कोई चिड़िया का पूत भी नहीं होता, क्या करूँ, लाचार हूँ। अब इस साधारण वाक्य का अर्थ उस लड़के के नज़दीक रहने, अन्य सन्निधि नज़दीक रहने से यह हो जाता है कि तुम शाम को नदी किनारे मिलो, यानी कि वो लड़की अप्रत्यक्ष रूप से लड़के को सब बता देती है कि मैं व्यस्त रहती हूँ और आपसे यदि मिल सकती हूँ या आप मुझे मिल सकते हो तो किस समय और कहाँ मिल सकते हो, ये बता दिया गया है। और चूंकि सहेली सखी साथ होने की वजह से बहुत स्पष्ट नहीं कहा है उसने, लेकिन जो कहना था वो कह भी दिया है। तो इस तरह से ये अन्य सन्निधि का उदाहरण है। चेष्टा का उदाहरण और देखते हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू कहू को है ही तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल बानी, संकुच सिए मन मह मुस्कानी। तुलसीदास जी द्वारा लिखित पद का उदाहरण है ये। तुलसी के इस चौपाई का मुख्यार्थ है वनवास के समय राम सीता एवं लक्ष्मण के दिव्य रूप को देखकर वन की स्त्रियों में सीता से राम की ओर संकेत कर परिचय पूछा, तो उनकी स्निग्ध भोली वाणी सुनकर सीता ने संकोच के साथ मुस्कुरा दिया। किंतु इस चौपाई को व्यंग्यार्थ के रूप में देखते हैं तो सीता ने कुछ बोलकर उनके वन की स्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, पर उनकी संकोच भरी मुस्कान ने बता दिया कि ये मेरे पति हैं, यानी कि इशारे में बात कह दी गई है, संकेत के माध्यम से, चुपचाप से। चूँकि इस चौपाई में प्रयुक्त सभी शब्द एकार्थक हैं, इसलिए इसमें आर्थी व्यंजना है और आर्थी व्यंजना का आधार आंगिक चेष्टा, संकोच भरी मुस्कान है, यानी कि आंगिक चेष्टा के द्वारा जो भाव प्रकट होता है वो एक आर्थी व्यंजना के इसके अंतर्गत गिना जाएगा। व्यंजना का महत्व काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अर्थ की गहराई, सघनता और विस्तार लाती है। काव्य शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वहीं स्वीकार की है जहाँ रस व्यंजित हो, व्यंग हो। रीतिकालीन कवि और आचार्य प्रताप शाही के शब्दों में व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तर काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। अर्थात एक तरह से जो कवित्व है, जो कविता है, उसके अंदर व्यंग एक जीव है, शब्द अर्थ उसकी गति है, उसके अंग हैं,
और सोई उत्तर काव्य है, वही विशिष्ट काव्य है, आगे चल पाएगा, सम्मान होगा उसका, प्रासंगिक होगा। वर्णय व्यंग प्रसंग, जिसमें व्यंग का प्रसंग हो, जिसके वर्णन में व्यंग की महत्ता हो। तो व्यंग को एक प्रमुखता दी है, व्यंजना शब्द शक्ति को प्रमुखता दी है शेष दोनों शक्तियों की बजाय। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं किसी भी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अपने साथियों को सलाह दीजिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।